Hello friends, welcome to Premier Institute of Science. Now this is our next lecture and we are going to move on next topic, that is point angular SHM and its differential equation. तो बेसिकली जब हमने ऑसिलेशन पढ़ना स्टार्ट किया तो इनिशियली हमने वहाँ पे जो SHM पढ़ा था वो था लीनियर SHM. अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम दो तरह के SHM को पढ़ने वाले. फर्स्ट था लीनियर SHM and now we are going to discuss about the angular SHM. बेसिकली SHM तो पता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन अगर करता है तो उसे बेसिकली SHM कहा जाता है. लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में टू एंड फ्रो मोशन हुआ तो हम उसे लीनियर SHM कहेंगे. लेकिन टू एंड फ्रो मोशन अगर किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होता है, वहां पे कुछ एंगल ट्रेस होता है, तो उस केस में उस SHM को बेसिकली कहेंगे हम एंगुलर SHM. तो सिंपली एंगुलर SHM तो हमें क्लिक हो गया कि एंगुलर SHM किस तरह से हो सकता है. सिंपल हम एग्जांपल देखेंगे लीनियर का. लीनियर के एग्जांपल में हमने एक स्प्रिंग लिया था एंड दिस स्प्रिंग इज अटैच टू अ ब्लॉक. तो इस केस में ये इसका मेन पोजीशन हो गया. यहाँ पे अगर हम ब्लॉक निकालते तो ये एक्सट्रीम, दिस वाला एक्सट्रीम. तो इस तरह के दो पोजीशन बन सकते हैं. ये वाला था मीन एंड दिस आर द टू एक्सट्रीम. सो द ब्लॉक इज परफॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन मोशन और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है इट इज द टू एंड फ्रो मोशन, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में था तो ये हो गया लीनियर SHM. अब हमें देखना है कि एंगुलर में जो एंगल ट्रेस होता है वो किस तरह से होगा. तो अगर कोई भी SHM होता है जिसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है या तो फिर एंगुलर मोशन हो रहा है तो उस केस में उसे कहेंगे हम एंगुलर SHM. जिस तरह से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था लीनियर SHM का, तो उसी तरह से अब हमें एंगुलर SHM में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है. तो देखेंगे एंगुलर SHM, उसका एग्जाम्पल एंड इक्वेशन किस तरह से बनते हैं. तो बेसिकली हमें अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करना पड़ेगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि एंगुलर SHM किस तरह से होता है. समझो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एंड दिस स्ट्रिंग इज अटैच टू अ डिस्क. हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है इस तरह से और इस सर्कुलर डिस्क को हमने एक स्ट्रिंग से अटैच किया टू अ रिजिड सपोर्ट. अब समझो कि हम इसको एक मूव लगा देंगे. ठीक है, ये जो डिस्क था इसको हम मूव करेंगे यानी कि रोटेट करेंगे और छोड़ देंगे. सिंपली हमारे पास इस तरह से स्ट्रिंग होगा, यहाँ पे एक डिस्क है, हम इसको डिस्क को मूव करेंगे और छोड़ देंगे. जैसे ही इसको मूव करने के बाद छोड़ेंगे तो ये डिस्क इस तरह से घूमते रहेगा थोड़ी देर तक और फिर स्टॉप हो जाएगा. यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है, जब तक आपने इसको मोशन नहीं दिया एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा था. जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया तो ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ एंगल ट्रेस हो रहा है एंड दिस एंगल इज फॉर्मिंग लाइक दिस. यानी कि यहाँ पे जो मेन पोजीशन था उसके आगे पीछे कुछ एंगल ट्रेस हो रहा था. तो यहाँ पे जो एंगल ट्रेस हुआ जिसके वजह से हम इसे कहेंगे एंगुलर SHM. तो हमारे पास डिस्क है. ओके, तो इस डिस्क का अगर हम डायमेंशन कंसीडर करें तो इसका मास होगा कुछ तो भी एंड इसको हम एक इनर्शिया भी कंसीडर करेंगे कि दिस डिस्क हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मास m, रेडियस या तो फिर डायमीटर कंसीडर कर सकते हैं. दीज आर द बेसिक नोटेशंस रिक्वायर्ड फॉर द डिस्क. तो डिस्क के बारे में जो जो रिक्वायरमेंट था वो हमने कंसीडर किया. अब देखो यहाँ पे अगर डिस्क रिवॉल्व हो रहा है तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे थीटा. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज द थीटा. जिस तरह से लीनियर में डिस्प्लेसमेंट x था तो उस टाइम जो फोर्स लगा था दैट फोर्स वाज F. F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट x. उसी तरह से अब हम रोटेशनल सिस्टम में आ रहे हैं. अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो था ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चला, ये रिवॉल्व हुआ यानी कि सिस्टम क्या हो गया रोटेशनल. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन से लगेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाले रोटेशनल मोशन के. तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट x इज रिप्लेस बाय थीटा
उसी तरह से जो फोर्स होगा इट इज ऑल्सो रिप्लेस बाय अ टॉर्क। तो एंगुलर एसेचन में जो टर्म आएगा वो होगा टॉर्क, क्योंकि हमने जो रोटेशनल में इक्वेशंस देखे थे वहीं पे हमें पता चल गया था कि फोर्स इज रिप्लेस बाय टॉर्क। सो यहाँ पे टॉर्क होगा टो। तो बेसिकली अगर ये टॉर्क इस थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा तो ये एंगुलर एसएचएम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस थीटा। नाउ टो इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। तो जो हमारा एंगुलर एसएचएम हो जाएगा, जो हमने नोटेशंस कंसीडर किए उस हिसाब से टो इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस सी थीटा। यहाँ पे जो सी होगा इट इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, दैट इज द टॉर्क एक्टिंग पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट इज कॉल्ड एज टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे निगेटिव साइन यूज किया, यानी कि जिस डायरेक्शन में टॉर्क होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने यहाँ पे निगेटिव साइन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे होगा इक्वेशन टॉर्क टो इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। बट हमें तो पता है कि टॉर्क टो इक्वल्स टू इक्वेशन होता है आई अल्फा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमने कहाँ यूज किया था, ये इक्वेशन हमने रोटेशनल का जो चैप्टर पढ़ा था रोटेशनल डायनेमिक्स उसमें पढ़ा था, टो इक्वल्स टू आई अल्फा। सो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो दोनों को कंपेयर करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। नाउ वी कैन राइट आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा, दोनों को कंपेयर करेंगे सो आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा। ओके, तो यहाँ पे आई अल्फा प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। अब अल्फा यानी कि क्या होगा, इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आई डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम 2 बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था लीनियर में। सिमिलरली हमने एंगुलर के लिए जो इक्वेशन बना वो हो गया आई डी स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वेयर प्लस सी थीटा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द differential equation for angular SHM, for a body performing angular SHM. Now यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको और लिखना चाहेंगे तो बेसिकली देखो ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लिख लोगे। अब इसी इक्वेशन को आगे हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस सी थीटा डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पे देखो सी कांस्टेंट हो गया, जो डिस्क होगा उस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा कि जो जब आप डिस्क सिलेक्ट करते हो तो उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो उस केस में आई भी कांस्टेंट हो गया। सो इट इंडिकेट्स दैट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं इस तरह से भी लिख दूंगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इस केस में माइनस थीटा लिख दिया तो भी चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोथ आर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो ये इंडिकेट करता है, ये दोनों इक्वेशंस इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो इक्वेशन हो रहा है इट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। दैट इज ये जो हमने केस पढ़ा तो ये केस एसएचएम का हुआ, लेकिन कौन से फॉर्म में, इट इज इन द एंगुलर एसएचएम। आया समझ में? तो बेसिकली था अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। तो ये था बेसिक टर्म एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस तरह से हमने लीनियर एसएचएम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाया था उसी तरह से यहाँ पे भी हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना सकते हैं फॉर एंगुलर एसएचएम। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओके, नाउ दिस इज अगेन रिटन एज 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, लीनियर में हम लिखते थे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये था लीनियर का फॉर्मूला। तो एंगुलर में क्या लिखेंगे, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा डिवाइडेड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा।
सो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा, दैट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस टर्म इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको लीनियर में कहते थे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो सिंपली आपको अगर रोटेशनल डायनेमिक्स अच्छे से याद होगा तो आप उसको सिंपली कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मेट में. तो ये था बेसिक पॉइंट. टाइम पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर एंगुलर एसएचएम होता है, तो एंगुलर एसएचएम के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड लीनियर एसएचएम होता है तो इसके लिए ये बेसिक फॉर्मूला यूज हो जाएगा. अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम किसी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जब रिवॉल्यूशन होगा तो उस केस में टॉर्क का इक्वेशन क्या बनेगा. तो ये बेसिक इक्वेशन था कि अगर कोई डिस्क या तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा तो आपको पहले उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप ये फॉर्मूले उसके लिए यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब देखो इस केस में हमें क्या क्या कंसिडर करना है. वी आर कंसिडरिंग दैट वी हैव अ मैग्नेट, हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म, यानी कि उस केस में हर पॉइंट पे ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका वैल्यू सेम हो जाएगा. तो हम उसको कंसिडर करेंगे बी, कैपिटल बी इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. समझो यहाँ पे इस रूम में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमें क्या रखना है, तो एक बार मैग्नेट रखना है. ओके, अब जब भी हम किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल होते हैं, समझो केस फर्स्ट कंसीडर करो कि ये हमारा बार मैग्नेट हुआ और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हुए, तो इस तरह से अगर हम मैग्नेट को इसके अंदर रखेंगे तो मैग्नेट एज इट इज यहाँ पे रहेगा, इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा. लेकिन हम इस बाहर मैग्नेट को अगर कुछ फोर्स देके थोड़ा सा भी टिल्ट कर देंगे तो यहाँ पे इसके अंदर वाइब्रेशंस डेवलप हो जाएंगे, यानी कि इस केस में ये ऑसिलेट होने लगेगा. क्यों? क्योंकि इसके पास इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है और हम इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे, तो यहाँ पे कुछ फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट होंगे जिसके वजह से इसके अंदर कपल फॉर्म हो जाएगा एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग. तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट. लेकिन अब जिनका मैग्नेटिक का पोर्शन ही अच्छे से क्लियर नहीं है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इस पॉइंट में, फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आए. तो हमने क्या किया कि इनिशियली एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट लिया, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा. लेकिन अगर इस तरह से होगा तो ये कुछ काम ही नहीं करने वाला. तो समझो हम इस तरह से केस भी कंसिडर करेंगे एंड इसके बाद हम इसको अगर थोड़ा सा फोर्स लगा के मूव करेंगे तो समझो मूव करने के बाद इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाया वो था थीटा. तो इस केस में यहाँ पे इसके ऊपर इस मैग्नेट के ऊपर फोर्स डेवलप हो गया, और जो फोर्स डेवलप होगा नॉर्थ पोल के ऊपर, इस कंडीशन में फोर्स होगा इस डायरेक्शन में जिसका वैल्यू होगा यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो स्मॉल m इंटू जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू b. सो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा इट इज mb. उसी तरह से जो साउथ पोल होगा, साउथ पोल के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट. तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा m अगेन b, m इंटू b. तो ये हो गए फोर्सेस. अब देखो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल के ऊपर दो फोर्सेस लगे. अब इन दो फोर्सेस के वजह से ये जो बाहर मैग्नेट है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा कपल, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. समझो यहाँ पे जो डिस्टेंस बना दोनों फोर्सेस के बीच में, वो डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे कि स्मॉल d डिस्टेंस है बिटवीन द टू पोल्स, दैट इज बिटवीन टू फोर्सेस, सॉरी दो फोर्सेस कंसिडर करेंगे. यहाँ पे जो mb और यहाँ पे जो mb लगा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को हमने कंसिडर किया स्मॉल d. तो यहाँ पे अब हमें निकालना पड़ेगा टॉर्क जो डेवलप हुआ वो टॉर्क कितना है. ओके, तो हम उस टॉर्क को फाइंड आउट कर लेंगे. अब बेसिकली देखो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हमारे पास फोर्स होगा F
एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हो गया डी। तो फोर्स कितना लगा, एम बी, और दोनों फोर्सेस का बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज डी। अब इसी ट्राइंगल को मैं साइड में निकाल लेता हूं थोड़ा सा सेपरेटली। यहाँ पे ये डिस्टेंस डी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एंड डिस्टेंस दैट इज मैग्नेटिक लेंथ इज 2l, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा इट इज थीटा। तो हमें पता है कि डिस्टेंस डी कितना होगा, तो डिस्टेंस डी फाइंड आउट करने के लिए देखो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड डी डिवाइडेड बाय 2l। सो डिस्टेंस डी बिकम्स 2l साइन थीटा। तो डिस्टेंस डी का वैल्यू हो गया 2l साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, सो टॉर्क बिकम्स फोर्स mb एज इट इज। तो यहाँ पे m को याद रखना है, ये पोल स्ट्रेंथ है, ये मास नहीं है। बहुत सी बार ये कंफ्यूजन हो जाता है और बुक में इसका नोटेशन चेंज हुआ, लेकिन ये पार्ट बुक में कवर नहीं क्योंकि ये पहले ही हो गया है। एंड डिस्टेंस d इज रिप्लेस बाय 2l साइन थीटा। अगर मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ m डॉट 2l b साइन थीटा, तो m डॉट 2l that is m into 2l, it is the magnetic dipole moment, so it is written as capital M and it is mb sin theta. So torque tau equals to mb sin theta. लेकिन अगर यहाँ पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत स्मॉल होता है, तो इस केस में हम साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से। सो टो इक्वल्स टू एम बी थीटा। तो इस केस में टो इक्वल्स टू हो जाएगा, टॉर्क टो इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी थीटा। तो ये बेसिक इक्वेशन है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे उसके अंदर रोटेशन होता है, तो जो टॉर्क डेवलप होगा तो उस टॉर्क का इक्वेशन हो जाएगा टॉर्क टो इक्वल्स टू एम बी थीटा। तो यहाँ तक था बेसिक। अब देखेंगे कि मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे हम क्या क्या टर्म्स यूज करने वाले। नाउ यहाँ पे जो टॉर्क डेवलप हुआ उसे अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे तो जो थीटा होगा ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसलिए इस इक्वेशन को हम लिखेंगे टॉर्क टो इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। निगेटिव साइन क्यों, क्योंकि टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर टॉर्क क्लॉकवाइज होता है तो डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि समझो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे इसके वजह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में मोशन होगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन, यानी कि इस तरह से हमने कंसीडर किया कि इस तरह से ये रिवॉल्व हो जाएगा। तो इस केस के लिए टॉर्क टो इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले। लेकिन बेसिकली हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है जो हमने रोटेशनल में पढ़ा था, तो वो फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे टॉर्क का। हमारा जो बुक है उस बुक में डायरेक्टली हमें फॉर्मूला दिया है कि टॉर्क इक्वल्स टू म्यू बी थीटा या तो फिर म्यू बी साइन थीटा, एंड म्यू इज स्टैंडिंग फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। लेकिन हमने कैपिटल एम जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसे यूज किया है, टॉर्क टो इक्वल्स टू एम बी थीटा। लेकिन टॉर्क टो इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। तो हम दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे सो वी कैन राइट आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस एम बी थीटा। ओके, सो अल्फा इक्वल्स टू एम बी थीटा माइनस एम बी थीटा डिवाइडेड बाय आई। नाउ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था ये कांस्टेंट है, इस मैग्नेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये भी कांस्टेंट, एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यहाँ पे m एंड 2l ये भी फिक्स है, इसलिए ये m भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तीनों टर्म कांस्टेंट होने के बाद अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेट है इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर SHM। सो इट इज द एग्जाम्पल फॉर एंगुलर SHM। पहला तो डिस्क का एग्जाम्पल हुआ और यहाँ पे हमने प्रूव किया कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज परफॉर्मिंग एंगुलर SHM। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाता है
तो टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मूला होगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा. ओमेगा इज रिप्लेस एज 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा. तो यहाँ पे देखो जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था इसे अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे तो हम किस तरह से लिख सकते हैं वो भी एक बार देख लो. यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू इक्वेशन हो गया है एम बी थीटा डिवाइडेड बाय आई. नाउ अल्फा और इस थीटा को अगर शिफ्ट कर देंगे दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा एम बी डिवाइडेड बाय आई. सो टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू वी कैन राइट 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, देखो अल्फा डिवाइडेड बाय थीटा इज रिटन एज माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई. सो आगे चल के अगर इसे लिखना है तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम बी, निगेटिव साइन बाहर ले लेंगे. ठीक है, तो ये होगा बेसिक टाइम पीरियड का फॉर्मूला, लेकिन टाइम में निगेटिव नहीं होता इसलिए ये इक्वेशन हो जाएगा टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय एम बी. तो ये बेसिक इक्वेशन है टाइम पीरियड फॉर अ मैग्नेट प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन जो होगा या तो फिर जो भी फॉर्मूला बनता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. सिंपली बस जो मैग्नेट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे वो प्रीवियसली हो चुके हैं, इसलिए आपको वो एक बार लर्न करना पड़ेगा कि 2L क्या होता है, M क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्सेस बने वो किस तरह से बने. बाकी तो जितना हो सकता है मैंने आपको बताने की कोशिश की. अब देखेंगे नेक्स्ट कि फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन क्या होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है. यहाँ पे पेंडुलम ऑसिलेट होने लगेगा. इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी दैट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सिर्फ लेंथ के एंड ग्रेविटी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ही डिपेंड होगा. तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेशन को कहा फ्री ऑसिलेशन. तो ये टर्म यहीं पे खत्म हुआ. अब देखो फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है. तो इसी एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो पेंडुलम ऑसिलेट हुआ उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, वो फ्रीक्वेंसी था नेचुरल फ्रीक्वेंसी. समझो यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करने के बाद ये फ्रीक्वेंसी आया 50 हर्ट्ज, तो इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुआ. लेकिन मुझे इस पेंडुलम को 60 हर्ट्ज पे ऑसिलेट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पेंडुलम को कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई करूंगा और ड्यू टू दिस फोर्स ये पेंडुलम ऑसिलेट हो जाएगा अदर देन दिस 50 हर्ट्ज. जब भी आप किसी को ऑसिलेट करना चाहते हो तो उस वक्त आप उस पेंडुलम के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे. जब ये फोर्स अप्लाई होगा तब जो पेंडुलम ऑसिलेट होगा वो अगर उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, खुद की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर यानी कि अदर देन 50 इट इज ऑसिलेटिंग ऑन 60 हर्ट्ज, देन इट इज नोन एज फोर्स ऑसिलेशन. क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट नहीं हो रहा, इट इज ऑसिलेटिंग ऑन अ फ्रीक्वेंसी which is produced due to the force, so it is called as force oscillation. तो इस एग्जांपल में हम इसे कहेंगे फोर्स ऑसिलेशन. अब देखोगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के लिए हम एक अलग से एक नया एग्जांपल ले लेंगे, देखेंगे कि उसके अंदर रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है. हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे. समझो हमारे पास एक स्ट्रिंग है and we are attaching 4 pendulum to this string. First pendulum is A, second is B, third is C having same length as that of A, and fourth one is D which is having length longer than all these. Okay, तो हमारे पास 4 पेंडुलम है. A एंड C का जो लेंथ है पेंडुलम का वो सिमिलर है, वाइल B का लेंथ सबसे छोटा है, D का लेंथ सबसे ज्यादा है. तो अब बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय एल. तो ए एंड सी दोनों में लेंथ क्या है, सेम, तो दोनों एक सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट होने लगेंगे. लेकिन बी एंड डी इन दोनों का लेंथ क्या है, ये अलग अलग है, इसलिए बी एंड डी की फ्रीक्वेंसी अलग होगी. अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है एंड all these pendulum are attached to a common string.
समझो हमने ए को ऑसिलेट किया, जैसे ए ऑसिलेट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ वाइब्रेशंस डेवलप होंगे एंड दिस वाइब्रेशन आर पास थ्रू दिस मीडियम। ओके, इस मीडियम से वाइब्रेशन पास हो जाएंगे तो यहाँ पे ये पेंडुलम भी कुछ वाइब्रेशन गेन करेगा, ये पेंडुलम कुछ वाइब्रेशन गेन करेगा और डी वाला भी कुछ वाइब्रेशन गेन करेगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे आगे चल के ये एनर्जी पेंडुलम बी सी एंड डी लेने वाले। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ पेंडुलम ए ऑसिलेट हो रहा था उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो पेंडुलम सी है वो वाइब्रेट हो रहा है। उसके थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कि बी में भी कुछ मूवमेंट्स आने लगेंगे, डी में भी कुछ मूवमेंट्स आने लगेंगे, यानी कि यहाँ पे जो वाइब्रेशंस थे ये वाइब्रेशन हमने ट्रांसफर किए टू पेंडुलम बी सी एंड डी। इनको तो हमने खुद से मूव नहीं किया था, ये वाइब्रेट होने लगे ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ए, यानी कि बी के अंदर फोर्स वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, सी के अंदर फोर्स वाइब्रेशन, डी के अंदर भी फोर्स वाइब्रेशन। अब देखो जिस फ्रीक्वेंसी से ए ऑसिलेट हो रहा था उसी फ्रीक्वेंसी से अब सी ऑसिलेट हो रहा है। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ भी क्या है? सेम। तो इसे हम फोर्स ऑसिलेशन नहीं कहेंगे, ये जो कंडीशन होता है इसे कहते हैं रेजोनेंस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? रेजोनेंस। अगर ए 50 हर्ट्ज से ऑसिलेट होता है तो इसी 50 हर्ट्ज से अगर सी ऑसिलेट होता है तो ए एंड सी आर इन रेजोनेंस, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम रेजोनेंस। लेकिन बी एंड डी का जो ऑसिलेशन होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो अदर देन 50 हर्ट्ज होगा, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद वो आंसर हमें मिल जाएंगे। तो बी एंड डी परफॉर्मिंग फोर्स ऑसिलेशन व्हाइल सी इज परफॉर्मिंग रेजोनेंस। तो ये था बेसिक, यहाँ पे आपको पूरा क्लियर होगा। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड में एम्पलीट्यूड से रिलेटेड पॉइंट्स क्या होंगे? सी जो था, सी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस में होगा? सी में, क्योंकि सी मैक्सिमम एनर्जी गेन करने वाला है। आया समझ में? तो सी मैक्सिमम एनर्जी गेन करेगा। बी एंड डी में जो भी एम्पलीट्यूड्स होंगे वो कम होंगे, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी गेन करने वाले जो एनर्जी पेंडुलम ए ने प्रोड्यूस किया था। तो दीज आर द बेसिक टर्म। फ्री ऑसिलेशन मींस जिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है उसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अदर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है या तो फिर उसके वाइब्रेट करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे कहेंगे फोर्स ऑसिलेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट, एक समझो कि एक ऑब्जेक्ट कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट हो रहा है और उसके वाइब्रेशन की वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट सेम उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहा है जिससे पहला वाला ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा था, तो उस कंडीशन में दोनों को कहेंगे बोथ आर इन रेजोनेंस। हमारे बुक में एक ग्राफ भी प्रोवाइड किया है जो इस तरह से है, उसका भी मीनिंग देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। और यहाँ पे लिखा है F इक्वल्स टू F नेचुरल और यहाँ पे होगा स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इनिशियली देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता गया एम्पलीट्यूड बढ़ता गया, लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल एम्पलीट्यूड क्या होगा? फिर से डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हमने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिया है और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है। जब हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए, ये फ्रीक्वेंसी अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हुआ तो उस टाइम हमें जो एम्पलीट्यूड मिला वो मैक्सिमम था। यानी कि सबसे बड़ा पिक पॉइंट हमें कहाँ मिला? जब किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होती है तब वहां पे रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। रेजोनेंस जब प्रोड्यूस होता है वहां पे लाउड साउंड क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पे ब्रेकडाउन के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। समझो मोस्ट ऑफ द टाइम कि यहाँ पे एक ग्लास विंडो है और साइड में कोई तो भी बैंड या तो फिर डीजे चालू है, तो बहुत से बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा अगर साउंड आया तो उस टाइम हमारे जो घर के अंदर जो ग्लास के विंडोज या तो फिर ग्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्लास की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट होता है। ओके, जब आसपास कोई डीजे बजने लगा तो जो साउंड बाहर निकला उस साउंड के अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी के वजह से जो ग्लास था वो ग्लास वाइब्रेट होने लगा।
जब दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हुई, यानी कि जो साउंड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ ग्लास की फ्रीक्वेंसी जब मैच हुई नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन में वहां पे रेजोनेंस डेवलप हुआ एंड ड्यू टू दैट रेजोनेंस वहां पे वो ग्लास ब्रेक हुआ। तो ये था बेसिक की रेजोनेंस की वजह से क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं।